नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, दिल्ली ब्लास्ट पर अब तक आपने जितनी चीजें देखी हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। टेलीविजन चैनल्स पे देख रहे होंगे, अखबारों में देख रहे होंगे, एक से एक रिपोर्ट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी अंदर की खबर लाया हूं, जिस पर रिसर्च और एनालिसिस विंग और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए दोनों ने अब जबरदस्त काम शुरू कर दिया है। बार बार ये बात आती रही, दिल्ली ब्लास्ट में तुर्की की क्या भूमिका है, तुर्की दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी क्यों गए। मालदीव भी गए, अन्य देशों में भी गए, लेकिन तुर्की की यात्रा क्यों की। आज मैं आपको ऐसी खबर दे रहा हूं जिससे आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी गहरी साजिश हो रही है भारत के खिलाफ। दिल्ली ब्लास्ट कोई मामूली घटना नहीं है। इसको कहते हैं नॉन कैनेटिक वॉर, इंटेलिजेंस की भाषा में। सीधी लड़ाई नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई लड़नी है और अपने उस अभियान को जारी रखना है जो हमारा पुराना अभियान था। और इसलिए तुर्की की बहुत बड़ी दखलंदाजी भारत में हो रही है, वाया पाकिस्तान, वाया बांग्लादेश। बहुत गहरी साजिश है मित्रों। साजिश खिलाफत के अंदर में सबको लाने का, अपने खलीफा स्थापित करने का, खलीफा का साम्राज्य बनाने का। और इसे और कोई नहीं, एर्दगन साहब बढ़ा रहे हैं। तुर्की के जो नए राष्ट्रपति हैं, नए क्या पुराने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों हो चुके हैं, एर्दगन साहब, उनकी ये बहुप्रतीक्षित डिजायर है और उसको हवा दे रहे हैं दुनिया के अन्य देश। लेकिन जो सबसे बड़ा दुश्मन देश है, जिसके ऊपर अब एनएसए की और राव की पूरी नजर है, और ये मामला, ये टाइमलाइन भी मैं आपको भी बताने जा रहा हूं कैसे कैसे हो रहा है। कभी आपने सोचा है भारत में अब के पहले जितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके बहुत सारे हैंडलर लंदन में बैठे हैं। भारत में फ्रॉड करके सारे लोग लंदन चले जाते हैं, हत्या करते हैं, वो लंदन चले जाते हैं। लंदन उनका सेफ पनाहगाह बना हुआ है और सबकी जानकारी भारत सरकार को है। इसके पहले की जो सरकार थी उसको भी थी, लेकिन उन्होंने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब भारत सरकार को लग रहा है कि असली जगह पर वॉर करना बहुत जरूरी हो गया है। इंग्लैंड अपने किए की सजा भुगत रहा है, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि भारत की इतनी हैसियत कैसे हो गई हमसे कोहिनूर मांगने का, हमसे 47 ट्रिलियन डॉलर मांगने का। हमने तो राज किया है इनके ऊपर, अब इनकी हैसियत देखिए। और ये कह रहे हैं कि हम तो अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाले हैं, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाले हैं, हम इंग्लैंड को पछाड़ देंगे, सबको पीछे छोड़ देंगे। तो भारत के खिलाफ इन देशों की नजर टेढ़ी हो गई। उसमें जो सबसे ज्यादा गुनहगार कंट्री है मित्रों, वो है इंग्लैंड। और ध्यान रहे, इंग्लैंड के बहुत सारे स्पाई, बहुत सारे यहां पे जासूस भारत की संस्थाओं में मोल बनकर इंटर कर चुके हैं। और ये भारत को अब कम से कम एनएसए और राव को बहुत तेजी से उन्हें पहचानना है। कौन किस भेष में भारत की संस्थाओं में घुसा हुआ है, उन्हें देखना पड़ेगा। तो टर्की और इंग्लैंड के बारे में मैंने आपको बताया था MI6 के बारे में अपने पिछले वीडियो में, लेकिन आज मैं आपको जो पर्दा उठा रहा हूं कि ये एर्दगन भारत में कहां कहां एक्टिव है। हैदराबाद से तुर्की का क्या संबंध है, हैदराबाद में आखिर इतने पैसे आ रहे हैं
कहां से आ रहे हैं? हैदराबाद डेवलपमेंट के नाम पर आंध्र प्रदेश में जो विदेशी फंडिंग आ रही है, उस पैसे का आखिर में स्रोत क्या है और वो पैसा कहां जा रहा है? बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं और खास तौर से इस्लामिक एजुकेशनल सेंटर्स बन रहे हैं हैदराबाद में, और इस्लामिक एजुकेशनल सेंटर्स को बनाने में तुर्की की क्या भूमिका है, इंग्लैंड की क्या भूमिका है, वो कैसे बन रहा है? आप कल्पना करिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि बिहार में 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी पर तो और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन 150 साल पुरानी पार्टी एक सीट लाती है। लेकिन उसी बिहार में सीमांचल में जो जिस कांग्रेस पार्टी को कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीगी कांग्रेस हो गई है, वो कांग्रेस भी सीमांचल के इलाके में एक सीट नहीं लाती है। और AIM ओवैसी जी हैदराबाद से जाकर के बिहार में 6 सीट ले आते हैं। इसे छोटी घटना मत समझिए, ये तार जुड़े हुए हैं, ये तार बहुत गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। और जो खलीफा का साम्राज्य बनाना है, इसके लिए अभी दुनिया भर में बहुत बड़ी चर्निंग शुरू हो गई है और दिल्ली ब्लास्ट उस पर से पर्दा उठा दिया। इसी को कहते हैं मित्रों कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। हमने कुछ जाने जरूर खोई हैं, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट से एक बहुत बड़े पर्दे से, एक बहुत बड़ी साजिश से पर्दा उठ गया है। यूनिवर्सिटीज में, अल फला यूनिवर्सिटीज में पूरी एक प्रकार से बॉम्ब की प्लानिंग हो रही है। जिसने अटैक किया वो सुसाइड बॉम्बर अपना वीडियो बना रहा है और कह रहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो बुरी बात नहीं है, सुसाइड करना बुरी बात नहीं है, फिदाइन बन करके हमला करना बुरी बात नहीं है। अगर आप उसमें काफिरों की जान लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। इस तरह का वीडियो बना करके एक पढ़ा लिखा अंग्रेजी में बनाने वाला डॉक्टर उमर ये वीडियो बनाता है और उसके बाद आकर के ब्लास्ट करता है। इसे आप छोटी घटना मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इसकी पूरी साजिश तुर्की में हुई। पूरा जो फंड है वो अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से पूरा फंड का इंतजाम किया गया। रूट था, खाली फंड ही नहीं, जो एक्सप्लोसिव आए हैं वो भी बांग्लादेश से आए। पाकिस्तान का हैंडलर उसे आगे बढ़ा रहा था और टर्की को ये सब की जानकारी है और टर्की के साथ साथ इंग्लैंड को भी जानकारी है। आज भारत में भारत की राजधानी असुरक्षित है और अभी जो कहा जा रहा है कि ड्रोन से अटैक होगा, जैसे हमास के अटैक होते थे उस प्रकार से अटैक किए जाएंगे, वैसी ही ट्रेनिंग की गई है। टर्की में उसी प्रकार की ट्रेनिंग इन लोगों को दी गई, उसी प्रकार का ब्रेन वॉश किया गया, उसी प्रकार का हैंडल इन्हें बनाने के लिए कहा गया और वाया पाकिस्तान और वाया बांग्लादेश और इस सब उज्बेकिस्तान से, अजरबैजान से इन लोगों को ये सारे डिटेल्स मिल रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है, डॉलर भी मिल रहा है और ट्रेनिंग भी मिल रही है कि हमास की तरह ही भारत में अटैक करना है, गोले बरसा करके, ड्रोन से हमला करके। और ड्रोन से हमला में भारत के वो ऐसे ऐसे सेंसिटिव प्रतिष्ठान थे जहां हमले किए जा सकते हैं। केवल भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं था इनके निशाने पर, इनके निशाने पर, और वो निशाना अभी बना हुआ है। ये सारे टेरर मॉड्यूल अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं और इसीलिए अब फरीदाबाद में कम से कम 200 मस्जिदों पर सीधा अटैक किया गया है। पुलिस तैनात कर दिए गए हैं और उनकी इंक्वायरी हो रही है। न सिर्फ फरीदाबाद, NCR के जितने मस्जिद हैं सबसे इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा किए जा रहे हैं। और सुनिए, हैदराबाद, सिकंदराबाद, वहां पर जितने मस्जिद हैं, वहां पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठे किए जा रहे हैं।
आसाम में, गुवाहाटी में, बिहार में, बिहार के बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो सीमांचल के इलाके में है, और खुद पटना में आप चाहे वो हज भवन को देख लीजिए या और इर्द गिर्द जितनी भवनें हैं, इससे रिलेटेड मस्जिदें हैं, उन सब पर अब एनएसए की नजर चली गई है और रॉ की चली गई है। एनआईए भी इसमें काम कर रहा है, लेकिन रॉ एक्सटर्नल चीजों को इनपुट दे रहा है जिस पर एनआईए और एनएसए दोनों एक्टिव है। एनआईए और एनएसए दोनों एक्टिव है। बिहार की मस्जिदों पे, महाराष्ट्र के बहुत सारे मस्जिदों पर अभी इनपुट चला गया है, और महाराष्ट्र के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे जितने इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सबके बारे में कॉन्क्रीट डेटा इकट्ठा किया जा रहा है एनआईए और एनएसए के द्वारा, और ये सारे इनपुट आ रहे हैं आपको रॉ के तरफ से। और रॉ को इनपुट मिला है कि टर्की इसमें जो शामिल हुआ है उसका बहुत बड़ा कैंप हैदराबाद है। हैदराबाद और टर्किश फैमिली में कहा जा रहा है कि कुछ रिलेशंस है। अब वहां के बहुत सारे टर्की के जो रॉयल फैमिली है उनसे और हैदराबाद की जो निजाम की फैमिली थी उनसे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रिश्ता है। उसके बिना पर हैदराबाद और टर्की काफी क्लोज है। अब इन सब के ऊपर एनआईए और एनएसए दोनों चाक चौबंद हो गई है, और वो सारे इनपुट, सारे डिटेल मंगाए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली का एक इलाका है जिसे आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, मैं भी अचंभित हो गया। खान मार्केट का इलाका, खान मार्केट के इलाके में जो टर्किश रेस्टोरेंट है, खान मार्केट में जो टर्किश मूवमेंट है, उस सब पर अब एनएसए और एनआईए की बहुत पैनी नजर जा रही है। और खान मार्केट पर भी कौन कौन वहां पर क्या क्या गुल खिला रहा है बैठ करके, कैसे इंटेलेक्चुअल इनपुट दिया जा रहा है, और कैसे इस प्रकार से पढ़े लिखे डॉक्टर को सुसाइड बॉम्बर के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। अब वो सब एनएसए और एनआईए के निशाने पर आ गए हैं। ये सबसे बड़ा राज मैं अभी आपको जो बता रहा हूं, ये मामूली नहीं है कि हैंडलर आया, वो जम्मू कश्मीर में पकड़ाया, एक पोस्टर छाप रहा था, वहां से किसको इनपुट मिला और डॉक्टर शाहीन ने मिलिट्री करना शुरू कर दिया। ये कैसे कर दिया? ये पैसे कहां से आ रहे थे? डॉक्टर शाहीन ने कैश में गाड़ी खरीदी है, कैश डाउन पेमेंट, लाखों रुपए डाउन पेमेंट जाकर के करती है और वहां से गाड़ी उठा लेती है। ये कैसे आया? कौन पैसा दे रहा है? इतनी बड़ी फंडिंग कैसे हो रही है? इतनी बड़ी फंडिंग जब तक कोई देश पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है तब तक ये हो नहीं सकता है। और उस देश में टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश का नाम आ रहा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान तो भिखमंगे हैं, इनके पास कोई पैसा नहीं है। बाया टर्की पैसा आ रहा है और टर्की को भी कहीं और से फंड किया जा रहा है कि ये पैसे लीजिए और इस तरह का मॉड्यूल आप क्रिएट कीजिए। तो इसमें आप ध्यान रखिए, इंग्लैंड को आप बेनिफिट ऑफ डाउट मत कीजिए। इंग्लैंड कभी नहीं चाहेगा कि भारत अपना मस्तक ऊंचा करे और अपने दम पर खड़ा हो, ताकि कल को जाकर के कोहिनूर की डिमांड हो और 47-45 ट्रिलियन डॉलर जो लूट के लेके गया है इंग्लैंड, वो उसे कहे वापस करने के लिए, और कहे कि भारत कहे, भारत अगर मजबूत होगा तो भारत डिमांड करेगा कि मुझे पैसे दो। पैसे दे से मेरा मतलब है कि इंग्लैंड को आंख दिखाएगा भारत। याद कीजिए, कनाडा, अमेरिका खुद इंग्लैंड से आजादी मिली है, रूल रहा है अमेरिका के ऊपर, उसको, उस पूरे इलाके पर। तो अमेरिका को भी आजादी मिली इंग्लैंड से, कनाडा को भी आजादी मिली इंग्लैंड से, और आज भी कनाडा वेसल स्टेट है इंग्लैंड का। अब टर्की को उन्होंने वेसल स्टेट बना लिया है। यूं नहीं छोड़ के चला गया था ये भारत को इंग्लैंड, भारत यूं ही नहीं छोड़ के गया था। उनको मालूम था कि अब यहां पर रहना मुश्किल है, तो चलो इनको आजादी तो दे देते हैं, लेकिन खेल हम वहां से करेंगे। और खेल इंग्लैंड का जारी है। विजय माल्या भाग के जाता है, इंग्लैंड में रहता है। नीरव मोदी भाग के जाता है, इंग्लैंड में रहता है। मेहुल चोकसी भाग से जाता है, इंग्लैंड में रहता है। ये सभी भगोड़े का पनाहगाह इंग्लैंड हो जाता है।
इसके पहले अहमदाबाद में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसका हैंडलर इंग्लैंड में बैठा हुआ है। आज भी जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं दिल्ली में जो हुए, इसका हैंडलर भारत में नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, टर्की में भी नहीं है, इंग्लैंड में बैठा है। आप हैरान हो जाएंगे। सारे सारे जो इसके आका हैं वो इंग्लैंड में बैठ करके, टर्की में बैठ करके, पाकिस्तान में बैठ करके, पाकिस्तान भारत में बॉम्ब ब्लास्ट की पूरी रूपरेखा इन्होंने तैयार की है। ये मामूली घटना नहीं है। आप समझिए ये प्रभु की असीम कृपा रही कि हमने बहुत कम जानें गंवाई है दिल्ली ब्लास्ट में। हालांकि एक भी जान जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो अभी तैयारी है ड्रोन से भारत को पूरी तरह से तहस नहस करने का, रेल नेटवर्क को उड़ाने का, एयरपोर्ट को उड़ाने का, पोर्ट्स को उड़ाने का, सब पर इनके मॉड्यूल हैं। और वो डायरेक्ट वॉर नहीं होता है, इसी को कहते हैं नॉन कैनेटिक वॉर, कि डायरेक्ट वॉर नहीं करना है, सीधे युद्ध करें एक देश दूसरे देश से, ऐसा नहीं करेंगे। वहां हैंडलर तैयार कर दो और उनके जो सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उसको उड़ा दो। ये बहुत ही गंभीर मामला है मित्रों, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एनएसए और रॉ ने अब जो अपनी दिशा मोड़ी है इंग्लैंड के तरफ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी इंग्लैंड अभी आए थे कुछ दिन पहले 200 डेलीगेट्स को लेकर के, और ये कीर स्टारमर जो है ये क्वास सॉलिब का बैचमेट है, ये कॉलिस स्वाब का, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले का, ये उसी का बैचमेट है कीर स्टारमर। तो इंग्लैंड को आप कभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट मत दीजिए। इंग्लैंड आज भी भारत के साथ भारत का दोस्त नहीं हो सकता है। हमारे लोग गर्व से जाते हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए, कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए। मैं तो हैरान हूं, उनको कई बार सोचना चाहिए। उसी मैकॉले के देश में जाते हैं जिस मैकॉले के बारे में अभी मैंने कुछ देर पहले प्रधानमंत्री का जिक्र किया। इसलिए मित्रों, अब एनएसए और एनआईए ने जो मोर्चा संभाला है, हम उम्मीद करते हैं कि ये टर्की तक वो अंदर अंदर पहुंचेंगे। मित्रों, आप याद कीजिए कि टर्की में, एक सेकंड मित्रों, आप याद कीजिए कि टर्की ने बॉम्ब ब्लास्ट के बाद क्या स्टेटमेंट दिया। भारत में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसको कहा कि ये मामूली एक्सप्लोजन है, लेकिन पाकिस्तान में जो एक दिन बाद हुआ उसको कहा टेररिस्ट अटैक है। ये है टर्की का दो मुहापन। और इसी टर्की से, इसी रॉयल फैमिली से मिलने के लिए हमारे बॉलीवुड के स्टार आमिर खान भी जाते हैं। इसलिए ये हैदराबाद, आमिर भाई और ये हमारे जो टेरर मॉड्यूल हैं, ये भी टर्की की यात्रा कर रहे हैं। राज बहुत गहरा है मित्रों, राज बहुत गहरा है। टर्की का स्टेटमेंट अपने आप में इस बात का संकेत करता है कि टर्की ने दिल्ली ब्लास्ट में क्या भूमिका निभाई है, और यही बड़े राज को बेपर्दा करता है। उसका यही स्टेटमेंट, वो एक तरफ तो कहता है कि भारत में जो हुआ है वो एक्सप्लोसिव, मामूली छोटा सा एक्सप्लोजन हो गया है, और इस्लामाबाद में जो हुआ है, पाकिस्तान में जो हुआ है ब्लास्ट, वो आतंकवादी घटना है। इसे बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। अब ये सारे तार जुड़ रहे हैं। बॉलीवुड स्टार आमिर खान क्या करने जा रहे हैं टर्की, रॉयल फैमिली से मिल रहे हैं, वही कनेक्शन खलीफा वाला। और इधर हैदराबाद का क्या कनेक्शन है टर्की से। सब पर अब एनआईए और एनएसए की नजर है। एर्दगन की इच्छा है भारत खलीफा साम्राज्य, ऑटोमन अंपायर को वो जिंदा करना चाहता है, ऑटोमन अंपायर को। और इंग्लैंड 1930 की स्थिति वापस पाना चाहता है कि पूरी दुनिया पर जो उसका साम्राज्य था वो एक बार फिर से कायम हो जाए। इंग्लैंड का ये लॉन्ग अवेटेड ड्रीम है। वो खुद डीके कर रहा है, एक कंट्री के रूप में इंग्लैंड अब डीके कर रहा है, इंग्लैंड अब ध्वस्त होने जा रहा है। तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई तो लड़ना ही चाह रहा है, इसके अलावा अपनी खोई हुई जो उसका जो एम्पायर है, जो प्रतिष्ठा है, वो उसको वापस लाना चाह रहा है। इसलिए वो किसी भी सूरत में मजबूत भारत नहीं देखेगा। तो मजबूत भारत नहीं देखने के लिए उनके पास टेस्टेड मेथड है। वहां एक आबादी है जो फैनेटिक है, उसको लड़ाओ। खाली यही नहीं लड़ाया जा रहा है, ये हर स्तर पर अब उनको खुद के यहां भी लड़ाई, जो आग आपने दूसरे
देशों में लगाने की कोशिश की है, आप खुद के ही घर को आप नहीं बचा पाएंगे। आप भी एक दिन उसी आग में लपेटे में आएंगे और इंग्लैंड लपेटे में आ रहा है। वहां एक नेशन फोरम बन चुका है, जो वहां जो कट्टर इस्लामिस्ट कब्जा कर चुका है इंग्लैंड की पूरे समाज के ऊपर। अब उससे वहां की सरकार निपटने में उनको मुश्किल हो रहा है, लेकिन कीर स्टारमर को करे क्या? कीर स्टारमर तो हितैषी है टर्की का। ये यूं ही नहीं हो रहा है कि वहां पर कट्टर इस्लामिस्ट पांव पसार रहा है, पाकिस्तानी वहां पर पहुंच रहे हैं, बांग्लादेशी वहां पहुंच रहे हैं, और मध्य एशिया के इस्लामिक कंट्रीज के वहां पर बहुत सारा पॉपुलेशन वहां पहुंचा हुआ, टर्की के लोग बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद हैं। तो यूं ही नहीं हो रहा है। इंग्लैंड में लेबर पार्टी का जीत करके आना, आप समझिए कि कट्टर इस्लामिस्टों की सरकार में आ जाना है। और इसीलिए मैंने आपको कल भी आपको रिचर्ड मूर का जिक्र किया था कि जो रिचर्ड मूर इंग्लैंड के MI6 के डायरेक्टर रहे 5 साल, वो 14 से लेकर के 17 तक टर्की के एम्बेसडर रहे। तो टर्की को सारा, और उसी दौरान टर्की ने NIA भी वहां पर बनाया, अपना नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी करके बनाया, एक इंस्टीट्यूशन बनाया एर्दगन ने, उसको ट्रेनिंग दिया गया। और उसमें कहा जा रहा है कि रिचर्ड मूर की बहुत बड़ी भूमिका है। रिचर्ड मूर टर्किश प्रेसिडेंट को यह समझाने में कामयाब रहे कि आप अपने ऑटोमन एम्पायर की तलाश कीजिए, हम भी अपने 1930 के पहले की जो स्थिति थी भारत में, उसकी तरफ, हमें भारत नहीं, इंग्लैंड की जो पूरी दुनिया में स्थिति थी 1930 के पहले, उस दौर में इंग्लैंड को ले जाना चाहते हैं। आप भी ऑटोमन एम्पायर को वापस खड़ा कीजिए। तो ये जो दिल्ली का ब्लास्ट है, ये छोटी घटना नहीं है, ये बड़ी साजिश का पटाक्षेप है, और जिसको मैं बहुत, आप सबको खुश होना चाहिए कि हमारी खुफिया एजेंसी ने इन सबको डिकोड कर लिया है, और अब उस दिशा में NSA, रॉ और NIA तीनों का बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो रहा है इस सारी चीजों को डिकोड करके इसको ध्वस्त करने की। पहली चुनौती तो यह है कि अभी जो खतरा टला नहीं है, जो ड्रोन से और दूसरे तरीके से जो हमले की जो प्लानिंग है इनकी, उनको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, उनको कैसे नेस्तनाबूद किया जाए। साजिश बहुत बड़ी है मित्रों, भारत को बहुत संभल करके चलना पड़ेगा और इनको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।